नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो मित्रों, आज हम जानेंगे संसद वर्सेस विधानमंडल क्या है। जैसे जिस प्रकार केंद्र में क्या होती है, आपके संसद होती है, उसी प्रकार राज्यों में क्या होते हैं, विधानमंडल होते हैं दोस्तों। तो आज हम बहुत ही विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं संसद होती क्या है, संसद को क्या क्या यानी संसद का निर्माण क्या होता है, संसद को किन किन नामों से जाना जाता है, ताकि आप एग्जाम में तो बेहतर कर ही पाएं और आपको इन्फॉर्मेशन भी बहुत अच्छी हो जाए। जब आपको किसी के सामने संसद के बारे में बताना हो तो आप बेहतर तरीके से आप बता सकें, यानी कि अपने बात को रखने में आपको किसी भी प्रकार की हेजिटेशन नहीं होगी, ये मेरी आपसे गारंटी है। तो आइए बात करते हैं संसद के बारे में। ठीक है, संसद के बारे में आइए बात करते हैं। तो कुछ हम यहां से शुरू करेंगे ताकि आपको पूरी तरीके से समझा सकूं मैं। देखिए, संसद की बात करते हैं। संसद को इंग्लिश में बोला जाता है पार्लियामेंट बोला जाता है। देखिए, संसद को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, पार्लियामेंट बोला जाता है। फिर इसे क्या बोला जाता है, संघीय, इसे क्या बोला जाता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला जाता है, संघीय व्यवस्थापिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संसद को संघीय व्यवस्थापिका बोला जाता है। केंद्रीय विधानमंडल भी इसे बोला जाता है, केंद्रीय विधानमंडल भी बोला जाता है, केंद्रीय विधानमंडल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, केंद्रीय विधानमंडल भी बोला जाता है। और संसद को ही देश की विधायिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है, देश की विधायिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, देश की विधायिका बोला जाता है। देखिए, संसद को किन किन नामों से जाना जाता है, तो संसद को आपके संघीय व्यवस्थापिका के नाम से जाना जाता है, आपके केंद्रीय विधानमंडल के नाम से भी जाना जाता है, और देश की विधायिका के नाम से भी जानते हैं। अब आइए बात करते हैं विधानमंडल के बारे में। विधानमंडल को क्या कहा जाता है, ठीक है, ये आपके केंद्र स्तर पर, देखिए समझिए एक बार ध्यान से और बहुत ही आराम से आप समझिएगा। ये आपके केंद्र के स्तर पर होती है, केंद्र स्तर पर, और ये आपके राज्यों के स्तर पर होती है। किसके स्तर पर, राज्यों के स्तर पर, राज्यों के स्तर पर। ठीक, तो इसे क्या बोला जाता है, राज्य की विधायिका, राज्य की व्यवस्थापिका बोला जाएगा। इसे क्या बोला जाएगा, राज्य की व्यवस्थापिका बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, राज्य की व्यवस्थापिका बोला जाएगा। ठीक है, इसे आपकी राज्य के विधानमंडल हमने लिख ही दिया है, और इसे राज्य की विधायिका बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, राज्य की विधायिका बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा दोस्तों, राज्य की विधायिका बोला जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। देखिए, पहली चीज हमने देखा कि संसद को क्या बोला जाता है, संघीय व्यवस्थापिका बोला जाता है, और संसद को ही केंद्रीय विधानमंडल भी बोला जाता है, और संसद को ही देश की विधायिका भी बोला जाता है। फिर राज्य के विधान, राज्य स्तर पर क्या होता है, आपके विधानमंडल, और इसे राज्य की व्यवस्थापिका बोला जाएगा और राज्य की विधायिका बोला जाएगा। अब आइए बात करते हैं कि संसद का निर्माण कैसे होता है। अब आइए बात करते हैं कि संसद का निर्माण कैसे होता है दोस्तों। ठीक है, संसद का निर्माण कैसे होता है। अगर आपको संसद का निर्माण अच्छे समझ में आ गया तो आपको सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, संसद का निर्माण होगा आपका लोकसभा। संसद का निर्माण कैसे होगा आपका, लोकसभा, और आपका दूसरा सदन कौन सा होता है, राज्यसभा, और एक आपका लास्ट यानी कि प्रमुख अंग कौन सा होगा, यानी अभिन्न अंग कौन होता है आपका, राष्ट्रपति। कौन होता है आपका, राष्ट्रपति, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए, संसद का निर्माण जो होता है वो लोकसभा से होता है, राज्यसभा से होता है, और राष्ट्रपति से होता है। दूसरी बात, इसमें बात ध्यान रखिएगा, अगर इनमें से किसी एक का भी ना होना ही संसद अपूर्ण मानी जाएगी। मान लीजिए कि हम लोकसभा को हटा देते हैं तो संसद आपकी इनकम्प्लीट हो गई, यानी कि संसद पूर्ण नहीं हुई, अपूर्ण मानी जाएगी। ठीक है, अब हमने लोकसभा जब रख दिया, जब हमने लोकसभा रख दिया तब आपकी संसद पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। जब हमने लोकसभा को रख दिया तब आपकी संसद जो है पूरी तरीके से कंप्लीट यानी कि पूर्ण हो गई। अगर हमने राष्ट्रपति को हटा दिया तो फिर हमारी जो संसद होगी
वो क्या मानी जाएगी, अपूर्ण मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, अपूर्ण। अपूर्ण का मतलब क्या होता है, इनकम्प्लीट मानी जाएगी। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि राष्ट्रपति को हमें रखना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति को हमें क्या करना पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि संसद का निर्माण कैसे होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यानी कि यहां पर कहा जा सकता है कि इन तीनों में से कोई नहीं हट सकता। इन तीनों में से कोई नहीं हट सकता। यदि कोई हटेगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि संसद इनकम्प्लीट मानी जाएगी। क्लियर। अब आइए बात करते हैं विधानमंडल कैसे आपके बनेगा, यानी कि विधानमंडल का कैसे निर्माण होगा। देखिए विधानमंडल की बात करें आपके, तो विधानमंडल की बात करें तो यहां पर क्या होता है आपका, विधानसभा। ठीक है, यहां पर आपका क्या होते हैं, विधानसभा। फिर आपकी दूसरी आपकी क्या होती है, क्या होता है, विधान परिषद। क्या होता है आपका, विधान परिषद। और नेक्स्ट जहां आपके राष्ट्रपति थे वहां आपके कौन हो जाएंगे, यहाँ राज्य में राज्यपाल हो जाएंगे। यहाँ कौन हो जाएंगे आपके, राज्यपाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, राज्यपाल। ठीक। अब देखिए विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल का निर्माण कैसे होगा, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। लेकिन हमारे यहाँ जो राज्यों की व्यवस्था है वो डुअल व्यवस्था में, यानी कि द्विसदनात्मक व्यवस्था है आपके राज्यों में। ठीक है, जैसे कि द्विसदनात्मक से तात्पर्य होता है कि आपके कहीं कहीं पर 6 ऐसे राज्य हैं या 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद, विधानसभा दोनों है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं या और जो बाकी राज्य है वहां पर केवल और केवल विधानसभा है। देखिए पहले कैसे इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए विधानमंडल में हमारे यहाँ क्या है, द्विसदनात्मक व्यवस्था। एक को बोला, एक होता है एक सदनात्मक व्यवस्था। क्या होते हैं, एक सदनात्मक व्यवस्था और द्विसदनात्मक व्यवस्था। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा, द्विसदनात्मक व्यवस्था। ठीक है, देखिए एक सदनात्मक व्यवस्था से तात्पर्य हो जाता है कि विधानसभा यहाँ पर होती है और क्या होती है यहाँ पर विधानसभा होता है। और द्विसदनात्मक का मतलब होता है विधानसभा और विधान परिषद दोनों। विधान परिषद, देखो विधानसभा और विधान परिषद दोनों होंगी तो वहां क्या कहा जाएगा, द्विसदनात्मक। सॉरी, दोनों चीज लिख देता हूं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। दोस्तों देखिए एक सदनात्मक से तात्पर्य हो जाता है कि आपका विधानसभा होगा और द्विसदनात्मक से तात्पर्य हो जाता है आपका विधानसभा और विधान परिषद। देखिए जहां पर आपके विधानसभा होती है उसे क्या बोला जाता है, मतलब जहां एक सदनात्मक व्यवस्था होती है उसे बोला जाता है यूनिकैमरल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यूनिकैमरल बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है दोस्तों, यूनिकैमरल बोला जाता है। और जहां द्विसदनात्मक व्यवस्था यानी कि जहां आपके विधानसभा और विधान परिषद होते हैं वहां आपके क्या होते हैं, उसे क्या बोला जाता है, बाइकैमरल बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, बाइकैमरल बोला जाता है। बाइकैमरल क्या बोला जाता है, बाइकैमरल। देखिए आपके राज्यों में क्या होता है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है राज्यों में। द्विसदनात्मक से तात्पर्य है कि कुछ राज्यों में क्या है, आपके विधान द्विसदनात्मक विधानसभा और विधान परिषद दोनों है और कुछ राज्यों में क्या है आपके केवल और केवल विधानसभा है। अब आइए बात करते हैं कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां द्विसदनात्मक व्यवस्था है। जब हमें एक पता चल जाएगा कि कहां का कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है तो हमें ये भी पता चल जाएगा किन किन राज्यों में एक सदनात्मक व्यवस्था है। ठीक है, तो 7 ऐसे राज्य हैं, 7 ऐसे राज्य, इसको समझिएगा अच्छे से। अभी मैं एक राज्य काट दूंगा, ठीक है, लेकिन पहले अभी 7 राज्यों के बारे में सुनिए। देखिए 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है। कौन, कितने ऐसे राज्य हैं, 7 ऐसे राज्य हैं। देखिए 7 ऐसे राज्य को याद कैसे करेंगे आप, पहले ये लिख लीजिए। तो बीमा का उजाला, बीमा का ट्रिक है आपका TRICK, बीमा का उजाला आया, बीमा का उजाला आया तेल से। किससे, तेल से। देखिए बीमा का उजाला आया तेल से, आपका ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। जहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है
किन किन 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है। और द्विसदनात्मक व्यवस्था को क्या कहा गया है? बाइकैमरल। और द्विसदनात्मक से क्या तात्पर्य हो जाएगा? विधानसभा और विधान परिषद। अब इसको ध्यान से समझिएगा कि बीमा का उजाला आया 7 ऐसे राज्य, बीमा का जो उजाला आया तेल से, ट्रिक याद रखिएगा, बीमा का उजाला आया तेल से, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, B4 हो जाएगा आपका बिहार, ध्यान से देखिएगा, V4 हो जाएगा आपका बिहार, M4 हो जाएगा महाराष्ट्र। चलो मैं लिखते चलता हूं, चलो ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो B4 आपका हो जाएगा बिहार, ठीक है। फिर आपका M4 हो जाएगा महाराष्ट्र, क्या हो जाएगा? M4 हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। और K4 हो जाएगा कर्नाटका, यानी कर्नाटक। फिर J4 हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। A4 हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, दिखाई दे रहा है आई होप कि आंध्र प्रदेश। और लास्ट में आपका हो गया, हाँ सॉरी एक चीज यहां पर कट गया था, O4 हमने नहीं देखा था, ठीक है, एक मिनट। K4 कर्नाटका के बाद O4 आपका उत्तर प्रदेश, ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, उत्तर प्रदेश, ठीक है। J4 हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ध्यान से देखिएगा, अभी आपको बहुत सारी चीजें इसमें जानकारी मिलने वाली है, ठीक है। A4 हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और T4 हो जाएगा आपका तेलंगाना, T4 हो जाएगा तेलंगाना, क्या हो जाएगा? तेलंगाना दोस्तों। तो 7 ऐसे राज्य हैं, 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्था, देखिए ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, अभी आपको बहुत अच्छी चीजें समझ में आने वाली हैं, ठीक है। 6 और 7 आपको ट्रिक याद रखना है, 7 ऐसे राज्य हैं, अभी आपको 7 याद रखना, अभी मैं आपको 6 करके दिखाऊंगा कैसे 6 हो जाते हैं। देखिए 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है। पहला आपका क्या है? विधानसभा, द्विसदनात्मक से क्या तात्पर्य हो जाता है? विधानसभा और विधान परिषद। और 7 ऐसे राज्य कौन कौन से हैं? तो उसके लिए मैंने ट्रिक क्या बनाया है? बीमा का उजाला आया, बीमा का उजाला आया तेल से। तो B4 हो गया आपका बिहार, M4 हो गया आपका महाराष्ट्र, K4 कर्नाटका, U4 उत्तर प्रदेश, J4 जम्मू एंड कश्मीर, और A4 हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और तेल से मतलब हो जाएगा तेलंगाना, ठीक। अब देखिए आपको एक बात ध्यान रखने वाली बात है, चलो मैं आपको सीट भी बता देता हूं। बिहार में जो है आपकी 75 सीट है, ठीक है। महाराष्ट्र में आपकी 78 सीट है। फिर उसके बाद आपका कर्नाटका में आपके 75 सीट है, कर्नाटका में आपकी 75 सीट है। फिर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपकी 100 सीटें हैं विधान परिषद की, ठीक है, 100 सीटें हैं। फिर आपके जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर को रहने दीजिए, ठीक है, अभी इसको ऐसे भी हटा देंगे हम, ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, यानी कि AP की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें तो 50 सीटें हैं, ठीक है। तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना की बात करें आपकी तो 40 सीटें, तेलंगाना की बात करें कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं। सीट को अभी याद मत रखिए, सीट के लिए मैं अलग से बात में बताऊंगा आपको, ठीक है। देखिए 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है। आपका बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। आपको इस ट्रिक को आपको याद रखना है कि बीमा का उजाला आया तेल से। अब एक बात आपको ध्यान रखने वाली बात है, अब हमारे यहाँ केवल 6 ऐसे राज्य हैं, केवल 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्था है। एक कौन सा आपका कट गया? जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर में आपका क्या हो गया? जैसे दिल्ली पौंडीचेरी में विधानसभा है, वैसे आपके जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर आपका क्या बन गया है दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर। और इसलिए अब क्या कहेंगे आप, अपडेट क्या करेंगे, हमारे यहाँ 6 ऐसे राज्य हैं, 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर आपके क्या है? द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यानी कि आपको जम्मू कश्मीर काट देंगे, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश में आपके 3 ऐसे राज्य हैं जहां विधानसभा है। आपको ध्यान रखना है, दिल्ली,
पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर में एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर आपके क्या है, विधानसभा है। तो इसको हम बाद में बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, अभी हम राज्य की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर ज्यादा वहां पर हमारी चर्चा नहीं जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैंने आपको बताया कि 6 ऐसे राज्य हैं जहां आपकी द्विसदनात्मक व्यवस्था है। द्विसदनात्मक व्यवस्था से तात्पर्य क्या हो जाता है आपका, विधानसभा और विधान परिषद। और द्विसदनात्मक व्यवस्था जहां है उसे क्या कहा गया, बाइकैमरल। और 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर आपका क्या है दोस्तों, जहां पर आपके द्विसदनात्मक व्यवस्था। वो 6 राज्य कौन से हैं, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। पहले जम्मू कश्मीर था, लेकिन जम्मू कश्मीर को जब हटा दिया गया 5 अगस्त 2019 को 370 के द्वारा, 370 उसको जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जब उसे हटा दिया गया तो केंद्र शासित में चला गया। तो केंद्र शासित में अब 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा है, दिल्ली, पुडुचेरी और आपके जम्मू कश्मीर। क्लियर। अब आइए बात कर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि द्विसदनात्मक व्यवस्था, 6 ऐसे राज्य हैं जहां द्विसदनात्मक व्यवस्था है, बाकी सभी राज्यों में एक सदनात्मक व्यवस्था है बस। और एक सदनात्मक व्यवस्था में क्या होता है, आपके विधानसभा होगी और उसे क्या कहा जाएगा, यूनिक कैमरल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, यूनिक कैमरल कहा जाएगा। क्लियर। अब आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं, हम अपने टॉपिक पर आते हैं, अच्छे पूरे टॉपिक पर अच्छे से तरीके से, कि लोकसभा के बारे में अब हम जानेंगे, विधानसभा के बारे में जानेंगे और आपके विधान परिषद के बारे में जानेंगे और हम किसके बारे में जानेंगे, राज्यपाल राष्ट्रपति के बारे में। अब आइए बात करते हैं लोकसभा के बारे में, बात करते हैं कि लोकसभा की विशेषता क्या है। लोकसभा की विशेषता की बात करें तो इसे निम्न सदन बोला जाता है। लोकसभा को क्या बोला जाता है, इसे लोकसभा को बोला जाता है निम्न सदन बोला जाता है, लोकप्रिय सदन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लोकप्रिय सदन भी बोला जाता है, लोकप्रिय सदन भी बोला जाता है। इसे प्रथम सदन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, प्रथम सदन भी बोला जाता है। फिर इसे जनता का सदन भी बोला जाता है, जनता का सदन भी बोला जाता है। क्लियर। अब आपको समझ में आया होगा कि लोकसभा को क्या क्या किन किन नामों से जाना जाता है। तो लोकसभा को निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है, लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है, प्रथम सदन के नाम से भी जाना जाता है और जनता के सदन के नाम से, यानी जनता के सदन के नाम से भी बोला जाता है। दूसरी बात करते हैं, अब लोकसभा के सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपके भारत का नागरिक हो आप, पहली चीज है भारत का नागरिक हो आप, क्या हो, भारत के नागरिक हो आप। फिर उसके बाद 25 वर्ष के, कम से कम आप 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो, तब आप सदस्य बन पाएंगे। ठीक, तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपको योग्यता क्या क्या चाहिए दोस्तों, आपको भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष आप आयु पूरा कर लें और इसमें कार्यकाल इसका कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। इसे अस्थायी सदन भी बोला जाता है, इसे अस्थायी सदन भी बोला जाता है। क्यों इसे अस्थायी सदन भी बोला जाता है लोकसभा को, क्योंकि 5 वर्ष के पहले भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देकर लोकसभा को भंग करवा सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि लोकसभा को किन किन नामों से जाना जाता है। तो आपके निम्न सदन के नाम से जाना जाता है, लोकप्रिय सदन के नाम से जाना जाता है और प्रथम सदन के नाम से जाना जाता है और जनता का सदन के नाम से जाना जाता है। और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, आपकी भारत के नागरिक आप हो, 25 वर्ष के कम से कम आप आयु पूरा कर लें, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है और आपका इसे अस्थायी सदन भी बोला जाता है। अस्थायी सदन क्यों बोला जाता है, क्योंकि 5 वर्ष के पहले भी लोकसभा का विघटन हो सकता है। अब दूसरी बात करते हैं, इसमें नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो लोकसभा का जब भी चुनाव होता है तो ये समझ लीजिए प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है। देखिए लोकसभा का जब भी चुनाव होगा, जब भी लोकसभा का जब भी आपसे कोई बोले, देखिए अब इसमें 2 बातें ध्यान रखने वाली बात है। अगर आपसे कोई कहता है कि प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है
तो समझ लीजिए लोकसभा का चुनाव हो रहा है। अगर कोई कहता है लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तब आप समझ लीजिए प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है। ठीक है, तब आप समझ लीजिए प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि लोकसभा के बारे में मैंने आपको बेसिक चीजें सारी बता दिया, जितनी भी बेसिक चीजें होती हैं लोकसभा के बारे में। अब आइए बात करते हैं, हाँ इसमें एक चीज और भी है, चलो बता देता हूं। इसमें जो चुनाव होता है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा का चुनाव होता है। जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, चुनाव होता है। जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा का चुनाव होता है। दूसरी बात करते हैं इसका गुप्त मतदान, वो तो सभी में होता है गुप्त मतदान। फिर इसमें हो गया, ठीक है, तो यानी कि इसमें सारी चीजें हो गई। ठीक, तो मैंने आपको लोकसभा के सारी बेसिक चीजें बता दिया। अब देखिए ध्यान रखने वाली बात है, अब आपको विधानसभा भी यही समझ लीजिए। देखिए लोकसभा की सारी बातें जितनी भी है, लोकसभा की सारी बातें जितनी भी है वहां से कॉपी करिए, यहां आप पेस्ट कर दीजिए बस। ठीक है, यहां आप क्या कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए, यहां आप पेस्ट कर दीजिए, काम खत्म। लेकिन देखिए जो आपके लोकसभा में होती है, जो आपका जितनी भी सारी कंडीशन है, ये सारी कंडीशन आप कहां पर ला देंगे, विधानसभा में ला देंगे। जैसे क्या क्या बोला जाएगा विधानसभा को, मैं आपको बता देता हूं। तो आपको जब मैं विधानसभा बता दूंगा तो राज्यसभा आपको यूं ही क्लियर हो जाएगा, राज्यसभा और विधान परिषद। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा था, लोकसभा में हमने क्या लिखा था, तो यहाँ पर हम निम्न सदन हमने लिखा था, तो निम्न सदन लिखिए। ठीक, फिर दूसरी कंडीशन हमने क्या लिखा था, लोकप्रिय सदन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है, लोकप्रिय सदन के नाम से इसे भी जाना जाता है। ठीक है, प्रथम सदन के नाम से इसे भी जाना जाता है, प्रथम सदन के नाम से इसे भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, प्रथम सदन के नाम से। जनता का सदन इसे भी बोला जाता है, जनता का सदन। विधानसभा को भी जनता का सदन बोला जाएगा। फिर विधानसभा के सदस्य बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए आपके पास, भारत का नागरिकता, यानी भारत की नागरिकता होनी चाहिए आपके पास, आप भारत के नागरिक हो। फिर उसके बाद आपका 25 वर्ष कम से कम आप आयु पूरा कर लें, 25 वर्ष आपकी आयु होना चाहिए। फिर आपका विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो विधानसभा का कार्यकाल होता है आपका 5 वर्ष होता है। ठीक है, इसीलिए इसे अस्थायी सदस्य भी बोला जाता है। अस्थायी सदस्य इसे क्यों बोला अस्थायी सदन क्यों बोला जाएगा, क्योंकि 5 सभा के पहले भी मुख्यमंत्री जो है, यहाँ पर मुख्यमंत्री, देखिए यहाँ पर एक चीज चलो बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिएगा कि विधानसभा का जब भी चुनाव होगा तो समझ लीजिएगा कि आपका किसका, सीएम की बात की जा रही है, कि सीएम के चुनाव की बात की जा रही है, यानी सीएम का चुनाव हो रहा है, ये समझिएगा। ठीक है, कॉमन चीजें, जब कोई आपसे कहे कि सीएम का चुनाव हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि विधानसभा का चुनाव हो रहा है। अगर आपसे कोई कहता है कि विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तब आप समझ लीजिएगा कि आपके विधानसभा का चुनाव हो रहा है। देखिए एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आपका सीएम है किसी का भी सदस्य हो सकता है, विधानसभा की सदस्य हो सकता है, और आपका विधानसभा की भी सदस्य हो सकता है, और विधान परिषद का भी सदस्य हो सकता है सीएम के लिए। ठीक है, प्रधानमंत्री भी आपका लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है, राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। लेकिन अभी आपको समझने वाली जो बातें हैं, नहीं तो आप भटक जाएंगे। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि विधानसभा का चुनाव होने का मतलब है आपका सीएम का चुनाव होगा। जैसे अब उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बता दूं तो 2022 में इलेक्शन जो होने वाला है उत्तर प्रदेश में, वो सीएम का चुनाव होगा, यानी विधानसभा का चुनाव होगा। और अभी आपने देखा कि बिहार में जो चुनाव हुआ वो नीतीश कुमार वहां के मुख्यमंत्री जो बने, तो वहां पर कौन सा चुनाव हुआ था, विधानसभा का चुनाव हुआ था। और अभी आपने लोकसभा का चुनाव 2019 में देखा था, तो प्रधानमंत्री पुनर्निर्वाचित होकर दोबारा आए थे, प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा चुने गए हैं। ठीक है, तो अभी आपने देखा, देखिए प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं बल्कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी मैं अलग से जब आपको पढ़ाऊंगा तो और भी मैं आपको डिटेल करके अच्छे से बताऊंगा। जब मैं आपको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक साथ पढ़ाऊंगा तब आपको बहुत अच्छे तरीके समझाने का प्रयास करूंगा वहां पर। ठीक है, अभी आप यहाँ वही चीजें समझिए जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए विधानसभा को किन किन नामों से जाना जाता है, आपके निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है, लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है,
प्रथम सदन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि राज्य के हिसाब से हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर आप ये मत सोचिए, देखिए इसे केंद्र के स्तर पर होता है, राज्य के स्तर पर, तो राज्य के स्तर पर भी हमें इसी वही बोला जाएगा, जनता का सदन भी बोला जाएगा। विधानसभा के सदस्य बनने के लिए भारत के नागरिक होना आवश्यक है, 25 वर्ष आयु कम से कम आप पूरा कर लें, और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसे अस्थायी सदन भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें भी आपके जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। देखिए इसमें भी जो सदस्य निर्वाचित होते हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इसमें निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है। जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य होते हैं। अब दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि जो लोकसभा में सदस्य होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, सांसद बोला जाता है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें सांसद बोला जाता है, और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, विधायक बोला जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि विधायक क्या होते हैं, और इंग्लिश में इन्हें बोला जाता है एमएलए बोला जाता है, और इन्हें एमपी बोला जाता है, यानी एमपी बोला जाता है, ठीक है। तो आपको लोकसभा में जो होते हैं सदस्य उन्हें सांसद बोला जाता है, और विधानसभा में जो सदस्य होते हैं उन्हें विधायक बोला जाता है। तो प्रधानमंत्री जो है आपके लोकसभा के सदस्य हैं, इसलिए उन्हें सांसद भी बोला जाता है, ठीक है। और आपके जो मुख्यमंत्री होते हैं विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होते हैं, तो इसलिए इन्हें विधायक बोला जाता है। तो प्रधानमंत्री अगर राज्यसभा के सदस्य हैं तब भी उन्हें सांसद बोला जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाई चांस मैंने बताने में हो सकता है बाद में भूल जाऊं, तो अभी ही बता दे रहा हूं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि विधानसभा क्या होता है और लोकसभा क्या होता है। बिल्कुल मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि लोकसभा की सारी विशेषता मैंने आपको बताया, और विधानसभा की सारी विशेषता मैंने आपको बताया। अब आइए बात करते हैं राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा को आप समझ लेंगे तो आपको पूरी तरीके से विधान परिषद में, जैसे आपको मैंने यहाँ राज्यसभा में सारी चीजें बताऊंगा, वैसे आप समझ लेना कि यहाँ पर वही चीजें वहां फिर यहाँ कॉपी करना, वहां पेस्ट कर देना, सब सिंपल सी बात उतनी हो जाएगी। देखिए राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा को क्या बोला जाता है, उच्च सदन बोला जाता है। इंग्लिश में इसे अपर हाउस बोला जाता है, और इसे इंग्लिश में लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब इसे उच्च सदन के बाद इसे द्वितीय सदन के नाम से भी जानते हैं। किस सदन के नाम से भी जानते हैं, द्वितीय सदन के नाम से भी जानते हैं। किस सदन के नाम से जानते हैं, इसे द्वितीय सदन के नाम से भी जानते हैं। किस सदन के नाम से जानते हैं, द्वितीय सदन के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए दूसरी बात, नेक्स्ट बात याद रखिएगा कि इसे स्थायी सदन बोला जाता है, इसे स्थायी सदन बोला जाता है। राज्यसभा को क्या बोला जाता है, स्थायी सदन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है स्थायी सदन, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होगी, राज्यसभा कभी भंग नहीं होगी, लेकिन लोकसभा भंग हो जाती है या तो 5 वर्ष में जब उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, या उसके पहले भी भंग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो राज्यसभा को क्या क्या नाम से, किन किन नामों से जाना जाता है, उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है, द्वितीय सदन के नाम से भी जाना जाता है, और इसे स्थायी सदन भी कहा जाता है। क्लियर। अब यहाँ पर सदस्य बनने की योग्यता ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात ध्यान रखिएगा कि अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है आपको, तो कम से कम भारत की नागरिकता तो होनी ही चाहिए आपके पास, भारत की नागरिकता आपके पास होनी चाहिए, और यहाँ पर आप कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरा कर लीजिए, 30 वर्ष की कम से कम आपकी आयु होनी चाहिए। और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपकी 25 वर्ष की आयु बात की गई है, और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपको 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है। इनका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। अभी आप इतना ध्यान रखिएगा, आगे मैं इसकी सारी कंडीशन बताऊंगा। इनके सदस्यों का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और इनका जो कार्यकाल होता है इनके सदस्यों का 6 वर्ष का, यानी कि राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट कंडीशन कही जाती है कि इसके 1/3 सदस्य, इसके राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में या प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होते रहते हैं, सेवानिवृत्त, यानी कि तात्पर्य यह है
सेवानिवृत्ति से तात्पर्य हो जाता है मित्रों कि रिटायर्ड होते रहते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा कि इनका जो कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों का 6 वर्ष का होता है और 1/3 सदस्य जो होते हैं 1/3 सदस्य जो होते हैं हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते रहते हैं, हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते रहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें मैंने आपको बताया यह एक स्थायी सदन होता है, यह राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो होता है राज्यों का प्रतिनिधि जाते हैं, इसमें जो होते हैं राज्यसभा में कौन जाता है, राज्यसभा में कौन सदस्य बनते हैं, राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। किसके प्रतिनिधि होते हैं, राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, ठीक है 31 सीटें हैं, ठीक है राज्यसभा में 31 सीटें हैं आपके, कहां पर, आपके उत्तर प्रदेश की 31 सीटें हैं राज्यसभा में। ऐसे ही सभी राज्यों में क्या है कि आपके राज्यों से चुनकर जाते हैं, कहां पर, आपके राज्यसभा में जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आई होप कि राज्यसभा क्लियर हो गया होगा। देखिए राज्यसभा फिर से मैं आपको बता देता हूं कि राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है, द्वितीय सदन के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है और इसलिए इसे स्थायी सदन भी बोला जाता है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए भारत की नागरिकता होना आवश्यक है और 30 वर्ष की कम से कम आप आयु पूरा कर लीजिए। इनका जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इनका जो कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों का 6 वर्ष का होता है। इनके सदस्यों का 1/3 सदस्य को हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त कर दिया जाता है या सेवानिवृत्त होते रहते हैं और इनमें जो प्रतिनिधित्व होता है, प्रतिनिधि होते हैं इसमें जो होते हैं वो राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, राज्यों से चुनकर जाते हैं राज्यसभा में। ठीक है, और जैसे उत्तर प्रदेश की मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि उत्तर प्रदेश में 31 सीटें ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश से चुनकर जो सदस्य जाएंगे वो राज्यसभा में 31 सीटें जाएंगी, ध्यान रखिएगा, यानी कि 31 सदस्य चुनकर राज्यसभा में जाएंगे। अब देखिए आपको कुछ नहीं समझाना है यहाँ पर आपको कुछ नहीं समझाना है आपको विधान परिषद में। तो जो राज्यसभा की चीजें हैं, जितनी भी राज्यसभा की सारी चीजें हैं आप उठाकर ले आइए, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। बस यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए विधान परिषद में। सिंपल सी बात है, अगर आप समझ गए हो तो राज्यसभा की जितने पॉइंट मैंने आपको लिखाया वो सारे पॉइंट आप लिखिए और विधान परिषद के नीचे आप पूरी तरीके से पेस्ट कर दीजिए। यहां पर आप क्या कर दीजिए, इसको पेस्ट कर दीजिए, कॉपी यहां से कीजिए, पेस्ट यहां करिए। ठीक है, यानी कि देखिए फिर से समझिएगा, मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूं, अब लिखूंगा नहीं। देखिए विधानसभा में, विधान परिषद में भी क्या होता है, इसे भी उच्च सदन बोला जाता है, इसे भी द्वितीय सदन बोला जाता है, इसे भी स्थायी सदन बोला जाता है क्योंकि विधान परिषद भी कभी नहीं भंग होगी। फिर आपका अगर विधान परिषद के सदस्य बनना है तो कम से कम आपको भारत की नागरिकता होनी चाहिए, 30 वर्ष की आप आयु पूरा करिए। आप प्रत्यक्ष निर्वाचन इनका भी होता है, 6 वर्ष का कार्यकाल विधान परिषद के सदस्यों का भी होता है। 1/3 जो सदस्य होते हैं 2 वर्ष, हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो जितनी चीजें मैंने आपको बताया वो सारी चीजें आप यहाँ रख दीजिएगा। यहाँ का आप चीजें, एक राज्यों का प्रतिनिधित्व वाली बात वहां मत रखिएगा, यहाँ तक की बातें आप रख देंगे तो आपको विधान परिषद पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। कहां तक, 1/3 तक की चीजें आप यहाँ पर विधान परिषद में रख दीजिएगा मित्रों। तो मैंने आपको बताया कि लोकसभा के बारे में मैंने आपको सारी बेसिक चीजें बताया, फिर मैंने आपको बताया राज्यसभा की सारी बेसिक चीजें बताया, फिर जब लोकसभा मैंने आपको समझाया तो विधानसभा समझाया, जब मैंने आपको राज्यसभा समझाया तब मैंने आपको विधान परिषद समझाया। अब आइए बात कर लेते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में। तो मात्र 10 से 15 मिनट आप बने रहिए और भी, और मैं आपको बेहतर तरीके से समझा कर देता हूं। देखिए एक चीज और भी है, अब मैं कुछ इस आकार में पढ़ाने वाला हूं कि आपको जब मैं पीएम पढ़ाऊं, देखिए जब मैं आपको राष्ट्रपति पढ़ाऊं तो राज्यपाल मैं आपको पूरी तरीके से क्लियर करा दूं। जहां पर राष्ट्रपति पढ़ाऊं वहीं पर राज्यपाल, जहां पर आपको प्रधानमंत्री पढ़ाऊं जब, तब आपको सीएम। आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं डेफिनेटली कहता हूं इस सीरीज को मैं कंप्लीट करूंगा। ठीक है, इस सीरीज को मेरा मन है कि मैं अच्छे तरीके से कंप्लीट करके आपको दूं ताकि आप यूपीएसआई जैसे एग्जाम, पीसीएस जैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर सके, सीटेट, यूपीटेट, मतलब जहां जहां पर भी संविधान से प्रश्न पूछे जाते हैं आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। अगर आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी प्रकट करते हैं, तो
ठीक है, अब आइए बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में बात करें, राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति को क्या बोला जाता है? भारत का प्रथम नागरिक बोला जाता है। ठीक है, प्रथम नागरिक बोला जाता है। ये होता है राष्ट्र का प्रमुख होता है। कौन होता है? राष्ट्र का प्रमुख भी होता है। तीनों सेनाओं यानी कि जल, थल, वायु, जल, थल, वायु सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी होता है आपका कौन? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी होता है कौन? आपका राष्ट्रपति होता है। फिर राष्ट्रपति बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए आपको क्या क्या योग्यताएं चाहिए दोस्तों? तो राष्ट्रपति बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है। क्या होना चाहिए? भारत के नागरिक आप हो। 35 वर्ष की आयु आप पूरा कर लीजिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता आपकी होनी चाहिए। ठीक है, आप किसी लाभ के पद पर ना हो। देखिए, किसी भी लाभ के पद पर आप ना हो, यानी कि यहाँ पर भी लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी आप किसी भी मतलब एक तरीके से, चाहे आप लोकसभा में जाएं, चाहे विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, राज्यपाल, किसी भी पद पर आप जाते हैं तो आप किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो आइए बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, राष्ट्रपति के बारे में मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक या प्रथम नागरिक भी बोला जाता है। यह राष्ट्र का प्रमुख होता है। जल सेना, थल सेना, वायु सेना का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। और राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है और 35 वर्ष की आयु पूरा कर लीजिए कम से कम। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। किसी भी लाभ के पद पर आप ना हो, लेकिन इसके अतिरिक्त आपके पास 50 प्रस्तावक, क्या होना चाहिए? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के बारे में आपको इतनी ही बातें ध्यान रखना है। और फिर इनके कार्यकाल की बात करें, राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष के है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र, जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। अब आइए बात करते हैं राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल के बारे में बात करें तो पहली कंडीशन कही जाती है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आपके राष्ट्रपति महोदय करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अब राज्यपाल बनना है आपको तो भारत का नागरिक होना चाहिए कम से कम। राज्यपाल बनने के लिए योग्यताएं क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक। और यहाँ पर भी 35 वर्ष आयु पूरा कर लेना चाहिए। इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर ये चाहे तो अपना रिजाइन राष्ट्रपति को देकर जा सकते हैं। यानी कि एक तरीके से राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना चाहे तो दे सकते हैं राज्यपाल महोदय। और राज्यपाल को केंद्र सरकार का एजेंट भी बोला जाता है। केंद्र सरकार का एजेंट भी बोला जाता है किसको? राज्यपाल को। क्लियर? अब आइए बात कर लेते हैं थोड़ी चीजें और भी, बस एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, बाकी हम जब पढ़ेंगे तो और अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, जब एक चीजों को मैं और अच्छे तरीके से लेकर आऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा 2 मिनट और वेट करिए। देखिए, लोकसभा में सीटों की बात तो अब आज हम नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन जा रही है। आप लोग कहेंगे सर बहुत ज्यादा आज आपने पढ़ा दिया। देखिए, लोकसभा में जो होता है, लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं, सर लोकसभा में कौन होता है? लोकसभा में अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है। कौन होता है? लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? ओम बिरला जी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और राज्यसभा में कौन होते हैं? सभापति होता है। राज्यसभा में कौन होता है? सभापति और उपसभापति। कौन होता है राज्यसभा में? उपसभापति और उपसभापति। ठीक, दूसरी बात, जो राज्यसभा का सभापति होता है वही भारत का उपराष्ट्रपति होता है। वही कौन होता है दोस्तों? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। जो राज्यसभा का सभापति होता है वही भारत का उपराष्ट्रपति भी होता है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं विधानसभा में। अभी आपका क्या होता है? विधानसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है, वो राज्यों में। फिर आपके विधानसभा के उपाध्यक्ष होते हैं।
फिर विधान परिषद की बात करें तो यहाँ पर भी आपका कौन होता है, सभापति होता है और उपसभापति होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैंने आपको सब कुछ समझाने का आज प्रयास किया। आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसे लगी। अगर आपको इस तरह की सीरीज पसंद है तो आप लोग हमें कमेंट लाइक जरूर करिएगा, जिससे कि मैं आपको पूरी तरीके से ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, आपको पूरी तरीके से मैं आपको अनुच्छेद के साथ सब कुछ समझा दूंगा। ये मेरी गारंटी है कि आर्टिकल के साथ मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, आपका कोई प्रश्न नहीं गलत होगा, ये मेरी आपसे गारंटी है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद मित्रों।